हेलो 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 सबको गुड मॉर्निंग है। गोड़ लगा तनी हो आव तनी मिल के करल जाई 10 नंबर सेट। हम सर अपने वादे के हिसाब से 10वें सेट तक पहुंच चुके हैं और 10वें सेट में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद अच्छे अनुभव के साथ आज हम छोड़ेंगे। कुछ अभी तक हम जितना 10 सेट में करवाए हैं सर वो कंप्लीट नॉर्मल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। हम 10 सेट का वादा किए थे, हम अपने वादे पे आज 10वें सेट तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद ये 10 सेट अगर आप रिवीजन करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप रिवाइज कर पाइएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप सर इतना सवेरे उठ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके कपाड़ में मोहर लग गया है कि नौकरी होबे करेगा। इस सर आप जान लीजिए, कल हम जब गए थे, हम कल पेज देखें फोटो ले लिए फोटो, कल जब हम गए थे सर तो हमको बड़ा अजीब लगा कि वहां अगर 10 में से 6 बच्चे ऐसे थे सर जो एकदम पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था लेकिन सिर्फ फॉर्म भर दिए। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है एकदम। हम तो पहले भी ये बात जानते थे कि जितना चचा मौसा मामा भौजी सब भर दी है फॉर्म और मामला एकदम गड़बड़ है। इसलिए सर एकदम आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार आपकी नैया पार होने वाली है। जो भी बच्चे पढ़े हैं सर उनका काम हर हाल में हो जाना है। इसलिए प्यारे बच्चों आप एकदम टेंशन ना लें क्योंकि आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ अब आपको एग्जाम हॉल में जाना है और अभी जो रेगुलरिटी आप रखे हैं इस रेगुलरिटी को मेंस तक बनाए रखना है और मेंस तक ग्रुप डी हो या फिर ये एग्जाम्स हो, सब सारे एग्जाम्स तक आपको हर हाल में रेगुलरिटी बनाए रखना है ताकि आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से ना छूटे। तो आइए सर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में जब हम आते हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आज का पीडीएफ अभी चला। सुबह में उठे हैं 3 बजे तब जाके एक क्वेश्चन को हम जो है इसका पीपीटी बनाए हैं क्योंकि हमको याद ही नहीं था। सब कल लगा हमको कि कल खत्म हो गया होगा लेकिन हमको तो पता ही नहीं था कि 10वां सेट भी बाकी है। हमको लगा कल 10वां सेट हो गया, हम आराम से सो गए और जब सुबह 3:30 बजे नींद खुला तो गिन रहे थे कि 9 हुआ कि 10 हुआ। न तो लड़का गरिया आएगा कहेगा 10 को बोला था रे तू 10 को में 10वां कहाँ है तोहर। मैं कहा एकदम छोड़ने के फिराक में नहीं है। हम भी चला, हम चाहते हैं कि तोहर गाली हम सुने तब तो हम मेरे अंदर भी सजगता आएगी कि हम कोई काम करना है। ना तुम गालियां नहीं देगा तो कैसे। सबसे ज्यादा तेरे जीवन में उसका योगदान होता है जो तेरी बुराई करता है। तेरे गांव में उसको हमेशा थैंक यू बोलना जो तुमको गरियाता है कि तुम नहीं पढ़ेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, समझा। उसको तब साबित करने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं यदि 2 कणों, ध्यान देना चला, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ध्यान देना, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सर देखो 3 गो थ्योरी है कि 3 गो में 2 गो पूछता है तो बेसी टेंशन नहीं लेना है। एगो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का कौन नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है F बराबर Gm1m2/r²। ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक है कूलॉम का नियम, एक है कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम किसके लिए है, आवेश के लिए। उठ जा जाने मन, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब तेरी वो घड़ी आ गई है कि बीवी तेरा चाय पिलाएगी और तू बेड पे रहेगा, एकदम टेंशन। अब बीवी को तू चाय पिलाएगा कि तू बीवी की चाय पिएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोई ना कोई चाय पीवे करेगा, इसकी गारंटी है सर। अभी जो तेरा पानी पर आफत है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। एक फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। F बराबर Gm1m2 बटे R²। एक होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। तब बताइए सर क्या हो जाएगा। अगर दूरी है, ये R दूरी है, यहां भी R दूरी है, ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, ई बढ़ेगा तो घट जाएगा, ई घटेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बताइए सर क्या हो जाएगा। कहते हैं यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूरी बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी। अगर द्रव्यमान कहता बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाता तो बढ़ जाता, ई बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, उल्टा होता है। ई ऊपर वाला बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ई घटेगा तो घटेगा। ई कांस्टेंट रहता है, ई कभी नहीं बदलता है।
जी का मान कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा। मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह है, वेरी गुड, एक और आंसर जल्दी से बता। मान लेते हैं कि एगो काल्पनिक ग्रह है, चलो मान लिए कि एगो काल्पनिक ग्रह है, होता ही कोनो ग्रह, इले भैया हमर सोना रे बराबर है, पृथ्वी से कंपैरिजन कर दिया, तो एगो तो पहले पृथ्वी मान लो, एकर त्रिज्या r, द्रव्यमान m, और दोसर ग्रह है, एकर ग्रह के त्रिज्या r/2 और द्रव्यमान भी m/2। देखो तो यही कह रहा है क्वेश्चन, की कह रहा है, मान ले एक काल्पनिक ग्रह है, मान लिए काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। चलो दोनों द्रव्यमान भी आधा, त्रिज्या भी आधी। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, या अल्लाह, यहां पर त्वरण जी है, जी बराबर तुम जानती है gm/r² होती है पृथ्वी के सतह पर। कहता है तो उस यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी डैश होगा, और जी डैश बराबर जी, m के जगह m/2 होगा, gm/r² होता है फॉर्मूला, m के जगह m/2 होगा, ये लोग कर दिए, और r² बोले तो r/2 का होल स्क्वायर। बता क्या हो जाएगा? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 ऊपर जतो, 1/2 1/2 कट जतो, 2gm/r²। 2 न रे, यही 2 के तो झोल है, ये 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, हम ठीक है लिखे थे, gm/r²। देखो ठीक लिखे हैं रे, gm/r² को g लिख देंगे, ये हो जाता 2g। देखो हम ठीक लिखेंगे, गड़बड़ हो गया है, ठीक लिखे गड़बड़ हो गया है, जल्दी बताओ। एक भी किसी की डी 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 एक की भी किसी की डी रह जाने मन हमार, जे भोरे भोर उठ जाता है ना, तोरा आज गुरुजी अपने सारे कर्मों का फल तोरा दे रहे हैं। अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो सारे फल तुमको मिले और तेरी जॉब हर हाल में लगे, ठीक है? क्योंकि अब चला तुम्हारा कठिन परिश्रम के अंत हो गया है। एक तो इतना रात रात तक पढ़ता है, और ऊपर से भोरे 6:30 बजे उठ जाता है। ये मतलब अब अगर भगवान जी तेरा साथ गद्दारी करेंगे तो गद्दार है, तब वो भगवान कहलाने के लायक नहीं। जे वजह शाम वाला क्लास तो लोग ऐसे भी कर लेता है, लेकिन जो सुबह वाला क्लास किया है सारा का सारा, अगर उसको जॉब नहीं होता तो मैं नहीं मानता हूं कि भगवान जी हैं। क्योंकि सर भोरे भोरी ठंडी में उठना इतना आसान नहीं है। कंडीशन सप्लाई चला, अब कोई गलती नहीं करना, आगे तक यही जोश और जुनून कंटिन्यू रखेगा मेरा सोना। g बराबर gm/r², g बराबर gm/m/2 हो गया, r/2 हो गया, e 1/2, e हो जाएगा 1/4, e कट जाएगा, 2g आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। अगला कौन कौन एग्जाम तक अपना यही जोश कंटिन्यू रखेगा? जल्दी से 8 टाइप कर दो। यही जोश और जुनून मेंस तक कंटिन्यू रखेगा, जल्दी से 8 टाइप कर दे मेरा भाई, मेरा सोना। और जो लोग थक गया है वो 9 टाइप कर दे, जो थक गया है वो लोग 9 टाइप कर दे, और जो यही जोश और जुनून कंटिन्यू रखेगा वो 8 टाइप करेगा। जल्दी जल्दी टाइप कर दे मेरे सोने, मेरे सोने, जल्दी से टाइप कर दे। यस, दैट्स अ स्पिरिट, इसको कहते हैं स्पिरिट जीतने की। ये है हमारा चिला, एकदम चिला, हर हाल में, एकदम हर हाल में हारना नहीं है, क्योंकि हमें जीतना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग कितना होगा? ये जानू हमर पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या है, और पृथ्वी के त्रिज्या से 1/10 ऊंचाई पर ये जो हाइट है, ये जो हाइट है तेरा r/10 है, r/10 है, r/10 है, r/10 है। देखो यही कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वेरी गुड, रहने दो। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पर, यह त्रिज्या है, इसके 1/10 यानी r/10 ऊंचाई पर त्वरण लगभग क्या होगा?
यहां पर त्वरण का मान लगभग चला। ये हमेशा ध्यान रखना 0.1 वालों का ही नहीं होता है, जो 0.1 से ही लास्ट मेरिट जो पिछड़ता है ना, वो 0.1 से पिछड़ता है। बनाने वाले तो ढेरी मिलेंगे। अभी तक किसी को पता नहीं चला, हम 70, वो कहता हम 75, वो कहता हम 88, वो कहता हम 92। अरे दानवों, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना तो तू कहेगा 82 और सामने वाला कहेगा 82.2 और तब तेरा गेम में मजा आ जाएगा। तो इसलिए भाई मेरे 82.2 के लिए जीना है तोरा। एक क्वेश्चन की क्या अहमियत होती है वो तुम क्या जानो रमेश बाबू। इसलिए हर एक क्वेश्चन पे नजर डालो रमेश बाबू, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं जी का मान 9.8 है, यानी यहां पर जी का मान दे दिया है, gm/r² होता है पृथ्वी के सतह पर, अभी तुरंत बताए थे, और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। तो कहते हैं पृथ्वी के सतह से उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई ऊपर है। तो यहां सर ऊंचाई के कारण जो जी डैश होता है वो gm/r+h का होल स्क्वायर होता है। बता जल्दी से। यही मेरे भाइयों जो लोग नोट टाइप कर रहे हैं वो भी हिम्मत ना हारें। gm/r+h का होल स्क्वायर, तो h के बदले में gm, अब r+h के बदले में दे दो r/10 का होल स्क्वायर। जल्दी से अब बना दो मेरे प्यारे भाइयों, बताओ कितना होगा रे सोना, सोना रे सोना, सोना रे सोना। बता आंसर, आंसर बता, आंसर आंसर बता। ये r/10, 10 एलसीएम लोगे, 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 यहां हो जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अब बटा 121 gm/r²। देखो तो हम ठीक है किए हैं, बुढ़ारी में की गड़बड़ हो गया है। बता चला आंसर, ये हो जाएगा 100 अब बटा 121 गुना 9.8, गुना भाग करके आंसर बता दे हमर जान हमर सोना। आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता। उठ गया है अब तू, आंसर बता जान हमर सोना हमर। आज 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 आंसर बता। ए की बी किसी की डी का है रे आंसर। अरे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर बता की है। डी नंबर 8.9 है, देखो ना 8.9 है, जल्दी बता। सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस यस यस, यू विल गेट द आंसर। हाँ अब आ गया आंसर, हाँ मार दिया तुम लोग। 8.9 ये गुना भाग एकदम ऐसे ही तगड़ा होना चाहिए। जो जान तुम्हारे अंदर है ना, अब एनटीपीसी वालों के या ग्रुप डी वालों के बाप की औकात नहीं है कि तुरा रोक देगा, ठीक है ना। रोक के दिखाए मेरे चेलों को, तब मैं समझू कि समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई उष्मा प्रयुक्त होती है। ये क्वेश्चन हम बहुत पहले लेके आए थे। अगर उष्मा दे देंगे तो ताप कम हो जाएगा। अरे सर क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़िए अच्छे से। 4 नंबर कहते हैं समतापीय। जब ये समतापीय कह दिया मतलब ताप नियत। सम आयतनिक कहता, आयतन नियत, ये तो सम ताप नियत। एगो पूछेगा तुमको रुद्धोष्म परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन होगा तो क्या नियत, तो कहेंगे ऊष्मा नियत। रुद्धोष्म परिवर्तन होगा तो कहेंगे ऊष्मा नियत। रुद्धोष्म परिवर्तन होगा तो क्या नियत, ऊष्मा नियत। इसको अलग से कहीं पर लिख लो जब भी पूछता है। इससे सर सम आयतनिक में आयतन नियत, सम दाबीय में दाब नियत, सम तापीय में ताप नियत। लेकिन ये नहीं पूछता है, पूछता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक दैट इज रुद्धोष्म परिवर्तन ऊष्मा नियत। अरे चला क्वेश्चन के नस दबाओगे ना तो पता चलेगा की पूछता है, एकदम फिक्स है वही पूछता है। लेकिन मामला ये है कि क्वेश्चंस तुमको हर हाल में अब सारे के सारे पढ़ने होंगे, क्योंकि क्या होगा अगर कोई माई बाप नहीं है। कहते हैं समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है, तो बता आंसर क्या हो जाएगा। ताप नियत रहेगा। रुद्धोष्म परिवर्तन दैट इज ऊष्मा नियत रहेगा। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या नियत रहेगा, चला ऊष्मा नियत रहेगा। अगला अब बता आंसर क्या होगा। समतापीय स्थिति में किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। जब समतापीय स्थिति सर किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा दो चीजों के लिए प्रयुक्त होती है। किसी भी वस्तु को अगर जो तुम दोगे, मान लो क्यू ऊष्मा देते हो, इससे ये दो काम करता है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम से ही क्वेश्चन है। एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा,
DU आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा और दूसरा बाह्य कार्य करेगा। पढ़ा होगा चला हमर चलाई, तुम जान लो पढ़ता सब है, और वही 0.2 नंबर जो लाता है वो कुछ हजारों लोग होते हैं, पढ़ते तो करोड़ों लोग हैं। मेरा चला पहला वीडियो को देखा है लगभग 6.25 लोग, 7 लाख लोग, तो 1,35,000 वैकेंसी है टोटल। मामला तो गड़बड़ न है, पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन तुम क्यों तुम सो रहा है। कहता है उष्मा गतिकी का पहला नियम, उष्मा गतिकी का पहला नियम, उष्मा गतिकी का पहला नियम जान हमार। कहता है ये जो उष्मा हम दिए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये जो उष्मा हम दिए हैं उससे ये दो काम करता है। एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, आंतरिक ऊर्जा को, और दूसरा बाह्य कार्य करता है। क्यू क्या है, दी गई उष्मा, जल्दी से लिख लो, वो एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। क्यू दी गई उष्मा है। उसके बाद आते हैं DW सर बाह्य कार्य है, और उसके बाद है DU आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। जल्दी से लिखा हो जान हमार, लिखे। अब बता, अब यहां दो बातें हैं। लड़का खट से कहेगा आए हो मास्टर साहब, आइयो दादा, ये जो क्यू दिए हैं इससे दो काम हुआ, एक तो इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा बाह्य कार्य किया, यानी आंतरिक ताप में वृद्धि कर दीजिए और बाह्य कार्य कर दीजिए। अरे जान हमर समतापीय न है, तो समतापीय हो गया तो ताप नियत न हो गया, और ताप नियत हो गया तो ताप की वृद्धि के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, ताप की वृद्धि के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। इनमें से कोई होगा नहीं, तो बाह्य कार्य करने में आंसर हो जाएगा। आंसर DW हो जाएगा बाह्य कार्य में, तो आंसर हो जाएगा क्या, बाह्य कार्य में। समतापीय है चला तो ताप नियत न रहेगा। अरे जान हमर समतापीय है तो ताप नियत रहेगा। एक लाइन और लिख लो, उष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी से लिख लो, उष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये पूछता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण जो देते हैं उससे अगर 10% देंगे तो 9% एकरा में खर्च होगा, तो 1% एकरा में खर्च होगा, 10% बराबर 10% हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हो गया। गुड मॉर्निंग, लेट से उठे हैं, बहुत पिटिएगा। अगला, यदि गैस द्वारा किया गया कार्य, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए आंसर क्या होगा। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है, अरे भाई मेरे कार्य किया गया, तो कार्य किया गया तब ताप क्या होगा, तो कोई भी कार्य करेगा तो घटवे न करेगा। हम कार्य करेंगे तो मेरे अंदर की ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। आंसर बता क्या होगा, एकदम नहीं सोचना है, कम हो जाएगा। यदि गैस द्वारा किया जाता है कार्य तब ताप कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चला ये बात का ध्यान रखना कि वो सेल्सियस से केल्विन में बदलना, केल्विन से सेल्सियस में बदलना, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसको एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन इसमें हम पढ़ा दिए हैं। अगला, ध्वनि की दृढ़ता, वेरी गुड। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब के परिमाण का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो सर जब ध्वनि की दृढ़ता दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, दोहरा प्रतिबिंब मतलब हुआ बार बार सुनाई देना, दोहरा प्रतिबिंब का मतलब होना चला बार बार सुनाई देना। बता क्या होगा आंसर, आंसर बता 6 का क्या होगा। अरे चला, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का यहां वर्ड खाली बच्चा नहीं समझ पाता है।
बार बार सुनाई देना का परिमाण होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, विरलीकरण कहते हैं, गूंज कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आंसर होगा प्रतिध्वनि कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है चला इको। जैसे गांव घर में नाटक होता, कहते हेलो, कहता हेलो 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 माइक टेस्टिंग। ये कैसे आता है? इको ही तो है। इको की घटना यानी प्रतिध्वनि की घटना किसके कारण होती है? ये कहेंगे परावर्तन के कारण होती है। कितना मीटर दूरी होना चाहिए? तो कहेंगे 17.2 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना मीटर? 17.2 मीटर। 17 कितना रे चला? 2 मीटर। आई गूंज क्या है? ये भी परावर्तन का उदाहरण है। ये भी चला परावर्तन का उदाहरण है, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। परावर्तन का उदाहरण है लेकिन बार बार नहीं, एक बार। एक के बार ईसर ध्वनि बोलोगे और एक बार गूंज के खत्म हो जाएगा। बता दो मेरी जान, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। डॉग बोले तो कुत्ता, कुकुर। अगला 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 अगला। लगातार या एकाधिक। देखो क्वेश्चन कह रहा है लगातार या एकाधिक। एकाधिक मतलब एक से अधिक। डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो हम अभी तुरंत बोले थे परावर्तन, लेकिन यहां ध्यान रखना, एक ऑप्शन रहेगा परावर्तन, एक ऑप्शन रहेगा प्रतिध्वनि के लिए, दूसरा ऑप्शन रहेगा ये ए नंबर ऑप्शन, ये बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन रहेगा बहुल परावर्तन। बहुल परावर्तन। तो बहुल परावर्तन, एक है परावर्तन, एक है बहुल परावर्तन। अब गौर फरमाइएगा जनाब, ये ए ये बी। और प्रतिध्वनि की बात करेगा। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2। पढ़ाई वो त्याग है चला जो कुछ ही लोग ही धरती पे कर पाते हैं और उसके बाद कलम का मजा जिंदगी भर उठाते रहते हैं। 7 पुस्तकों तक तू पढ़ेगा तो हर बेटा बेटी पढ़ेगा, तो हर बेटा बेटी पढ़ेगा, तो हर धिया पुता ओकर धिया पुता पढ़ेगा। लेकिन सर एक कलम के जो मजा है ना, सब कुछ लोग कहते हैं, बाबूजी कहते थे सब चीज सब छीन लेगा, ई कोई नहीं छीन पाएगा। ई जो तू ट्रेंड किया है ना चला, कहते हैं नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। मतलब सर पढ़ना फैक्ट को सीखना नहीं है, ब्रेन को ट्रेंड करना है। और नॉलेज कभी वेस्टेज मटेरियल नहीं है, नॉलेज कभी वेस्ट हो ही नहीं सकता। जो तू अपने अंदर डाला है, खाली ट्यूशन या मास्टर बन जाएगा तो 50,000 महीना कमाएगा। 5 गो 6 गो खाली ट्यूशन पढ़ा लेगा चला, अगर तेरे को सब्जेक्ट की समझ है तो 25,000 टका हुआ शहर में कहीं भी। अब ट्यूशन का रेट है 3,000 से 5,000। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तोरा जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होना है एकदम। हम तो कहते हम तो भगवान से मनाते थे कि मेरा नौकरी नए हो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कभी दिक्कत नहीं होना है। इसलिए चला ये तुम समझो, हर हाल में तुम नॉलेज को गेन करो। नौकरी कहते हैं ना, कामयाब इंसान बनो, कामयाबी झक मार के तेरे पीछे आएगी। झक समझता है? झक मार के तेरे पीछे आएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, कहते हैं लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो प्रतिध्वनि में अगर एक दे दे परावर्तन, एक दे दे बहुल परावर्तन, ये पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि बार बार परावर्तन होता है तब प्रतिध्वनि होता है। और ई नहीं रहेगा तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? हो गया? आंसर बता क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि, परावर्तन और बहुल परावर्तन में अगर ऑप्शन चुनना हो तो बहुल परावर्तन, क्योंकि बार बार परावर्तन होता है तब तो प्रतिध्वनि होती है, तब तो हलो 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 होता है। कभी सर चले जाना वहां शिमला, जब ब्याह होगा ना, वहां एगो लवर्स पॉइंट है, हम बार बार ही बताते रहते हैं। लवर्स पॉइंट पे जाओगे ना तो प्रतिध्वनि का सही मजा वहीं ले पाओगे। एक बार तुम अपनी महबूबा का नाम लोगे, कहोगे शालिनी, उधर से आएगा शालिनी 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 शालिनी। अमित कहेगा भोकवा भोकवा भोकवा। तो वहां जब जाओगे कैसे? जब नौकरी होगा तब ना तो शिमला मनाली या कुल्लू जाने का पैसा कहां है? तो दान अब तेरा खाने का पैसा नहीं है। इसलिए भाई मेरा इस बार जब एक बार एएसएम बनेगा ना, वो मजे कुछ और है। महीना के 30वां दिन जब सैलरी आएगा, कहता है मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? बता। एक्टिन कहलाता है सर। जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं?
एक्टिन कहते हैं। बाद बाकी अगर पुल्लिका की बात करोगे, ये थक्का बनाता है, थक्का थक्का थक्का। अधिपेशिका सर हड्डियों से संबंधित है, हड्डी से संबंधित, हड्डी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। और मायोसिन, मायोसिन स्किन से, चमड़े से जुड़ा हुआ है, चमड़े 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 से जुड़ा हुआ है, चमड़े से जुड़ा है। आंसर बता क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है जनाब? एक्टिन कहलाता है। बता आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा अर्चिला? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे कानों की में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। बताओ किसके कारण? ये क्वेश्चन तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कान में क्वेश्चनों कह दिया, हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के, ये उपास्थि नहीं है, यह उपास्थियों, ये जो उपास्थि होता है, इसी कारण हम इसको मोड़ पाते हैं। कान को, नाक को जो हम मोड़ पाते हैं। खाओगे तो कुटर कुटर लगेगा। मुर्गा उर्गा के कभी खाई, खस्सी उसी का खा के देखना, एकदम कुटर मुटर लगेगा। कहते हैं हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट इज द आंसर। वेरी गुड। सिरा होगा नहीं, हड्डी होगा नहीं, स्नायु होगा नहीं। अगला, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। तर आग में गए, आग से वापस खींच लिए। तो कहते हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? चला, मेरुरज्जु जिम्मेवार है। स्पाइनल कोड इसी को कहते हैं, स्पाइनल कोड जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? स्पाइनल कोड जिम्मेवार है। कौन? मेरुरज्जु जिम्मेवार है। इसी के द्वारा हम सर आग में जब जाते हैं तो हमको ठंडा गर्म का एहसास इसी से होता है, मेरुरज्जु से। आंसर क्या हो जाएगा बता? प्रमस्तिष्क सोचने समझने के लिए, अनुमस्तिष्क चिंतन के लिए तुम्हारा। अब पोन्स तो पोन्स हो गया, कुछ खास यूज नहीं है, ब्रेन का एक पार्ट है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया उसे मटर कहते हैं। मेंडल ने जो यूज किया था, म से मेंडल म से मटर, वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए उसने किसका उपयोग किया था? मटर का उपयोग किया था। आंसर बता क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। बी कैसे हो जाएगा रे? सी फॉर कैट हो जाएगा। वंशागति का नियम मटर से दिया था वो। अगला, इकोटोन। इकोटोन का अर्थ क्या है सर? देखिए, इकोटोन की अगर बात करोगे तो ये एक बायोमास है और ये एक बायोमास है, ये दोनों अलग अलग बायोमास है। और जहां आकर ये लोग मिलते हैं इसी को इकोटोन कहते हैं। ये दो बायोमास आकर, एक बायोमास समझ रहे हैं, सड़ा गला पदार्थ, ये दो सड़ा गला पदार्थ जहां आकर मिलता है उसी को हम इकोटोन कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे यहां देखिए, यहां इकोटोन नहीं बना है, यहां इकोटोन बन गया क्योंकि यहां दोनों आकर मिल गया, ये बायोमास और ये बायोमास दोनों आकर मिल गया। बायोमास समझता है ना, सड़ा गला पदार्थ कहते हैं। जहां दो बायोमास आकर मिल जाता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन क्या अर्थ क्या है? इकोटोन वो है जहां दो बायोमास आकर मिलते हैं। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला में चलते हैं। चला, अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद। इस सर प्रकाश संश्लेषण में बड़ा झोल है, इसको बढ़िया से देख लो। CO2 और H2O से अभिक्रिया करता है, C6H12O6 और O2 देता है। थोड़ा सा हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तुमको क्योंकि मामला एकदम गड़बड़ है इसका। देखो, अगर हम जानते हैं कि क्वेश्चन को तुम एकदम बिना रिएक्शन याद किए भी बना देगा। CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है ये बना देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। देखिए यहां पे अगर आप CO2 प्लस H2O से बना देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस O2, तो यहां तो क्वेश्चन एकदम ही रिएक्शन याद करते ही तुम्हारा बन जाएगा। 13 नंबर का आंसर बता क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। यहां पर H2O ले सकता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे दिया है, स्टार्च और ऑक्सीजन दे दिया है, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन दे दिया। बता आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अब देखो
अब एकदम आराम से चला, एकदम आराम से। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब मामला यह है चला कि क्वेश्चन में मामला फंसाएगा तुमको कहां। जैसे CO2H2O से अभिक्रिया किया, इसका यह मुख्य उत्पाद है, ध्यान देना चला, इसका यह मुख्य उत्पाद है। अगर आप मुख्य उत्पाद की बात करोगे तो ये मुख्य उत्पाद है, ये रुक जा, ये मुख्य उत्पाद है, और ये जो है ना ये सहायक उत्पाद है। ये मुख्य उत्पाद है और ये एक सहायक उत्पाद है। ये मुख्य उत्पाद है और ये सहायक उत्पाद है। अब ये मुख्य उत्पाद को जब तुम देखोगे तो ये कार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन है, और इसमें अगर आप आओगे तो ये अकार्बनिक है। सर इस अगर आपको कहेगा कि बताओ प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य उत्पाद कार्बनिक की अकार्बनिक, कहेंगे कार्बनिक। और कहेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद, तो कहेंगे कार्बनिक और कार्बनिक दोनों। कोई एक चुनना होगा तो कार्बनिक चुनेंगे, क्योंकि ये मुख्य उत्पाद है, ग्लूकोज। नहीं समझा? कहेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य उत्पाद कौन मेरे सोना, तो कहेंगे भैया मुख्य उत्पाद हो गया कार्बनिक। कहेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान सहायक उत्पाद कौन, तो कहेंगे अकार्बनिक, क्योंकि दोनों में कार्बन नहीं है। और अगर कहेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद कौन, तो कहेंगे कार्बनिक और कार्बनिक दोनों। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी लिख। हो गया? अब देखो यहां पर जो है सर, यहां पर आप H2O के जगह पर इसको आप ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा यानी ATP भी कह सकते हैं। उसी में सर जल की मात्रा होती है। हो गया? हाँ, ट्रेड के नाना हो गया। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। मुख्य उत्पाद कह देगा तो कार्बनिक, अगर खाली उत्पाद कह देगा दोनों, सहायक उत्पाद कह देगा तो अकार्बनिक। अब आ जाओ इधर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? अब बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? तुम्हारे सामने रिएक्शंस हैं, बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? तेरा का आंसर बता क्या हो जाएगा, ए की बी की सी की डी। व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी लिख, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी। अब बता आंसर जल्दी से की होगा, जल्दी बता, हेड छोटा सा, जल्दी जल्दी बता। ए की बी की सी की डी, वेरी गुड, ए इज द आंसर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहां देख के नहीं मार देना, मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला कहते हैं हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? बता क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक पाया जाता है, जो दो हड्डियों को जोड़ देता है। संयोजी उत्तक दो जगह पाया जाता है, एगो हड्डी में और एगो रक्त में। लिख लो, हड्डी तथा रक्त में पाया जाता है संयोजी उत्तक। हड्डी तथा रक्त में पाया जाता है संयोजी उत्तक, पाया जाता है संयोजी उत्तक। यही दुगो पूछेगा, एगो हड्डी में एगो रक्त में पाया जाता है संयोजी उत्तक। यू विल गेट द आंसर। ए की बी की सी की डी, आज जानू हमर बताना, ए की बी की सी की डी। सी फॉर कैट। पैरेन्काइमा सर खनिज लवण का संचलन करता है, इसके कारण हार्ड भी होता है। अस्थायी उत्तक अस्थायी हो गया, अपचर्मिक एपिडर्मिक कहते हैं। एपिडर्मिक हो गया चमड़े का बाह्य भाग, एपिडर्मिक हो गया स्किन, चमड़े का बाह्य भाग, चमड़े का बाह्य भाग, चमड़े का बाह्य भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। पैरेन्काइमा हार्ड करता है लकड़ियों को। अस्थायी उत्तक हो गया, यू विल गेट द आंसर। संयोजी उत्तक ब्लड में और हड्डी में पाया जाता है। प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्लोरीन 1735 का 75% और क्लोरीन 1737, इसको तुम ऐसे भी लिखता है या नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है, क्लोरीन 1737, इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है क्लोरीन 1735। अरे जान हमर
तो कहता है इतना है, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन 1735 का 75% और क्लोरीन 1737 का 25%। यहां तक कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। अब कहता है क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमानता। सर क्लोरीन के तो हम जानवे करते हैं 35.5 होता है, तो मारो ना आंसर 35। आई है ना कि नहीं 35। बाप रे बाप, देख रहा है कितना मिस्टेक होता है। जे तू जान रहा है ओकरे में गलती होगा, खट से 33.5 मार के निकल जाएगा, जबकि होता है 35.5। 3 ने 5 के अंतर है, 6 हो जाए तो रिजल्ट, मामला हो जाए तो गड़बड़। आंसर बता क्या हो जाएगा, 35.5। द नेक्स्ट वन इज आधुनिक आवर्त सारणी, डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु है। सर एकदम तुम याद रखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में तुम ये नंबर याद कर लो तो हर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पीरियोडिक टेबल में हम तरह दिखा देंगे कि पहला में देखो एक कोगने है, दूसरा में देखो एगो है, तीसरा में भी एगो है, चौथा में 2 गो है, 5वां में 2 गो है, छठा में एगो है, 7वां में एक कोगने है। ये देखो ना, दूसरा में एगो है, पहला में तो है ये नहीं, दूसरा में एगो बोरोन है, तीसरा में एगो सिलिकॉन है, चौथा में जर्मेनियम आर्सेनिक है, 5वां में एंटीमनी टेलुरिमीन है और छठा में तुम्हारा पोलिनियम है। तो मामला क्या है सर, ये स्टेटिन नहीं होगा, पोलिनियम होगा ये। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो तुम याद रखो 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11। ये नंबर तो तुम जैसे मोबाइल नंबर याद रखता है ना, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10। याद रखता है ना मोबाइल 10 नंबर के, यहां तो हम 7 नंबर के याद करने को रहे हैं। 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 दूनी 22 और 10, 0 11 दूनी 22 और 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10। अब बता 0 11 22 10। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। बता क्या हो जाएगा, प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं तो क्या हो जाएगा बता, 0 11 22 10, 2 उपधातु। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2, तो 2 तो होता है एकरा और एकरा में, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा में, चौथा और पांचवा में आंसर, चौथा और पांचवा में आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला में नहीं है 2 2, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं, चौथा और पांचवा में 2 2 है, तो आंसर हो जाएगा चौथा और पांचवा में। 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10 बनतो रे, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10, 0 11 22 10। क्लियर। अगला कहते हैं सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। सीमेंट का मुख्य घटक चिला आपके सामने है, लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड 62%, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में ये नहीं है, इसका मतलब ये होगा आंसर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड 22%। तो कभी कभी लड़का कैल्शियम ऑक्साइड न रहने के कारण नॉन ऑफ दीज मार देता है, जो कि गलत है। सीमेंट का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन सर सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड भी इसका मुख्य घटक ही है दूसरा। तो आंसर बता इसमें क्या हो जाएगा, C फॉर कैट, कैट मतलब बिलाय। आंसर वैसे होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, आंसर की होना चाहिए रिजन, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये ध्यान रखना कि एल्यूमिना जिप्सम, ये दोनों का, ये सर कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम के रूप में होता है और ये एल्यूमिना है, ये भी रहता है Al2O3 एल्यूमिना और कैल्शियम सल्फेट, ये दोनों एकदम ध्यान में रखना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एल्यूमिना और कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिना और कैल्शियम सल्फेट, ये 2 पाया जाता है, एल्यूमिना और कैल्शियम सल्फेट। आयरन ऑक्साइड भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है, सल्फर भी होता है, एल्कलीज भी होता है। एल्कलीज मतलब समझता है क्षारीय धातु, एल्कलीज भी होता है, एल्कलीज मतलब क्षारीय धातु। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड 62, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 22%। तो आंसर यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, तो लड़का कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मार देगा रे सोना हमर, इसको संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसको विध्रुवक कहते हैं, विध्रुवक समझती है। विध्रुवक की अगर हम बात करें तो बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव आयन को विध्रुवित करता है, डिपोलराइज करता है, अलग करता है। बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव को अलग करता है, बैटरी के विध्रुवक बोले तो
MnO2 कहते हैं इसको, बैटरी के प्लस और माइनस को अलग करता है, प्लस और माइनस को अलग करता है, प्लस और माइनस को अलग करता, प्लस और माइनस को क्या करता, अलग करता। विध्रुवक किसी को कहते हैं जो ध्रुवों को अलग करता। लिख लो, सिलिका ऑक्साइड हो गया, MgOH हॉल 2 हो जाता तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड भी इसको कहते हैं, जितना भी एसिडिटी वाला दवाई है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जितना एसिडिटी वाला दवाई है उसमें MgOH हॉल 2 रहता है। जितना एसिडिटी वाला दवाई है उसमें जितना एसिडिटी वाला दवाई है सर उसमें क्या रहता है, तो कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है। इसको हम एंटा एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं, चला, एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। जल्दी से लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं, चौक कहते हैं, MgOH हॉल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया तुम्हारा सीमेंट का मुख्य घटक, MnO2 तुम्हारा विध्रुवक है। यही क्लास अब सर, ये लास्ट क्लास है आज का सुबह का, ये क्लास कंटिन्यू है कंप्लीट ट्रेंडिंग क्वेश्चन के हिसाब से 7:30 बजे शाम में, डेली मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे शाम में आप हमसे मिल सकते हैं साइंस के क्वेश्चन के लिए डेली। ये सुबह वाली क्लास आज लास्ट क्लास है, 10 क्लास हम बोले थे, 10 क्लास ले लिया, आज 10वां क्लास है। और आज से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं शाम में 7:30 बजे वाली क्लास। जो लोग नहीं कर रहे हैं, यही क्लास कंटिन्यू रहेगा शाम में 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू सैटरडे चलता था, उसको हम मंडे टू फ्राइडे इसलिए किए कि सैटरडे संडे में हम पूरा मटेरियल को एक जगह अगर नहीं करेंगे शेड्यूल वे में, तो फिर मंडे टू फ्राइडे में कुछ से कुछ पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो मंडे टू फ्राइडे आपका स्टार्ट, यही क्लास शिफ्ट हो रहा है, आप उसको कर सकती हैं। अब बता चला, इसमें देखो क्या क्या हम फिर से बता देते हैं। एक क्वेश्चन में चला ढेरी क्वेश्चन है, अगर तुम पढ़ोगे तो MgOH हॉल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा क्या, संगमरमर, या इसी को चौक कहते हैं, इसी को खड़िया कहते हैं। MnO2 विध्रुवक है, पॉजिटिव निगेटिव पोल को अलग करता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वैसे मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर बात करें जिसको आप सिलिका कहते हैं, सेकंड नंबर पे होगा, इसीलिए ये आंसर होगा। क्लियर। कांच का भी मुख्य घटक सिलिका है, सीमेंट का भी मुख्य घटक सिलिका है, क्वार्ट्ज कांच दे देगा उसका भी मुख्य घटक सिलिका है, बालू का भी मुख्य घटक सिलिका है। ये सब चीज जब बार बार आप सुनते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, आगे माई। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ट्रेड के लिए बोल रहे थे, तो ट्रेड का जो कंप्लीट बैच है वो हमने दिया है आपको। क्या क्या उसमें हम देने जा रहे हैं उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। कहां पर है इसमें जो कोर्स हम लेकर आए हैं सर, सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट फाउंडेशन है। इसमें कोई टारगेट जो आने वाला ALP है उसके लिए हम ये कोर्स बनाए हैं। कंप्लीट किसी भी जिंदगी में जब तक जिंदा रहोगे, ट्रेड के लिए कहीं नहीं जाने की